नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल और ये है हमारा खास कार्यक्रम 1 मिनट पूरी रिपोर्ट। यहां पर हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। खबर रफ्तार से भी होगी, खबर विस्तार से भी होगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत दौरे पर आने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन किस तरह से विवादों में फंस गए हैं और विपक्ष एक बार फिर उनके इस्तीफे की मांग करने लगा है। देखिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा 21 अप्रैल को शुरू होगा, लेकिन भारत आने से पहले बोरिस एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। विपक्ष एक बार फिर से उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जॉनसन पर पार्टीगेट स्कैंडल से जुड़े एक मामले में विपक्ष उन्हें घेर रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के दौरान ब्रिटेन में लगातार बढ़ते संक्रमितों की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था। सभी के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य था। आरोप है कि उस वक्त जॉनसन ने नियम तोड़कर कई पार्टियां की। नया मामला नवंबर 2020 में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से संचार निदेशक ली केन की विदाई को लेकर की गई पार्टी से जुड़ा है। बोरिस जॉनसन पर इस मामले में आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस अभी ऐसी 12 लॉकडाउन पार्टियों की जांच कर रही है। माना ये जा रहा है इनमें से करीब 6 पार्टियां बोरिस जॉनसन से जुड़ी हैं। इस बीच पहले से ही जॉनसन के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्ष ने विरोध तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि पीएम न केवल पार्टियों में शामिल हुए बल्कि आयोजन पर भी जोर दिया गया। तो कोरोना नियमों की पालना से जुड़ा ये मामला है और देखना होगा कि बोरिस जॉनसन के आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ती हैं या कुछ कम होती हैं, क्योंकि उन्हें एक नेता होने के नाते खास तौर पर इसलिए निशाने में लिया जा रहा है कि अगर आम जनता के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है तो बोरिस ने नियमों का पालन क्यों नहीं किया। चलिए अब कोरोना की ही बात करेंगे। एक बार फिर चीन में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, जिसके चलते चीन में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और चीन में पाबंदियों को लगातार सख्त किया जा रहा है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। चीन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में यहां 2723 नए मामले सामने आए, जिनमें 2417 मामले शंघाई में दर्ज किए गए। ये जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की ओर से दी गई। शंघाई के अलावा 15 अन्य प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें जिलिन के उत्तर पूर्वी प्रांत में 166 मामले दर्ज किए गए। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी लागू है। शंघाई समेत कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति से करोड़ों लोग घरों में कैद हैं। अकेले शंघाई में करीब 2.5 करोड़ लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। कोरोना की नई लहर के बाद शंघाई में पहली बार कोरोना संक्रमण से मौत की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। बताया गया कि साल 2019 में वुहान में कोरोना महामारी फैलने के बाद शंघाई अब तक का सबसे संक्रमित शहर बन गया है। 28 मार्च को चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 2 चरणों में लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी। शंघाई समेत कई शहरों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद अधिक प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। दुनिया के लिए चीन कोरोना का गेटवे बना था और पूरी दुनिया में चीन से ही कोरोना ने फैलना शुरू किया था। उसके बाद चीन ने इस पर कंट्रोल पा लिया, लेकिन अब एक बार फिर से चीन में बढ़ते आंकड़े पूरी दुनिया को डरा रखे हैं। डर इस बात का है कि क्या पूरी दुनिया में चौथी लहर की दस्तक भी चाइना से शुरू हो रही है। चलिए अब बात करते हैं जंग के माहौल की। रूस और यूक्रेन में जंग थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि ये जंग भड़क रही है। अभी तक की जितनी शांति वार्ताएं हुई वो विफल रही और इसी बीच अमेरिकी मदद यूक्रेन क्या पहुंची। रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों को तेज कर दिया है और अब लगातार ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में और भी जंग से जुड़ी भयावह तस्वीरें सामने आएंगी। देखिए। यूक्रेन ने रूस के सामने झुकने से इनकार कर दिया क्योंकि यूक्रेन को अमेरिकी मदद मिल रही है। अमेरिका के साथ साथ कई देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, लेकिन इस विदेशी मदद ने रूस को बौखला दिया है। अब रूस का ये जंग जीतना वर्चस्व की लड़ाई है। इसी बीच रूस ने एक बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन के सैकड़ों ठिकानों को रूसी सेना ने तबाह कर दिया। ये ठिकाने कोई सामान्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि ये सैन्य ठिकाने थे जहां पर हथियार रखे जाते थे। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी वायुसेना ने मिसाइलों के बल पर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस पर एक बयान भी जारी किया। बयान में कहा गया कि हवाई मिसाइलों ने 16 यूक्रेनी सैन्य फैसिलिटी को नष्ट कर दिया है और इन सैन्य फैसिलिटी में 5 कमांड पोस्ट रही है, 1 ईंधन डिपो और 3 गोला बारूद के गोदाम शामिल रही है। वहीं रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। कई सैन्य ठिकानों को अभी नष्ट करना बाकी है। तो
तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि युद्ध का माहौल अब और ज्यादा संगीन हो गया है, क्योंकि रूस अब लगातार अपने हमले तेज कर रहा है। अमेरिकी मदद जैसे ही यूक्रेन पहुंची, उसके बाद से रूसी हमले तेज हो गए हैं। देखना होगा शांति वार्ता पर विचार एक बार फिर से कैसे होता है। अगली खबर की बात करते हैं। 70 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान से विस्थापित होकर शरणार्थियों के तौर पर भारत आए हिंदू परिवारों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। ये राहत क्या है, देखिए। पूर्वी पाकिस्तान में जब 70 के दशक की शुरुआत में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म शुरू हुआ, तो वहां से विस्थापित होकर शरणार्थी के तौर पर भारत आए हिंदू परिवारों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है और उन्हें कृषि युक्त भूमि, आवास के लिए जमीन, घर बनाने के लिए पैसा और शौचालय के लिए कागजात सौंपे। 5 दशक से मुश्किलों भरी जिंदगी जीने वाले ये बंगाली हिंदू परिवार मदद पाकर खुश भी हैं और भावुक भी। बंगाली हिंदुओं को जमीन का पट्टा देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। बंगाली हिंदुओं को यूपी सरकार की वजह से आज जो मदद मिली है, वो एक बड़ी पहल है, क्योंकि 1984 में हस्तिनापुर की फैक्ट्री बंद होने के कारण इन सभी परिवारों पर अस्तित्व का संकट छा गया था। ये सभी 63 परिवार 2 एकड़ जमीन पर कृषि करके परिवार का पेट भी पाल सकेंगे। अपनी 200 वर्ग मीटर जमीन पर 1,20,000 रुपए की मदद से ये लोग घर भी बना सकेंगे और घर में शौचालय भी होगा। ऐसे में सरकार की इस पहल ने इन हिंदू परिवारों को बड़ी मदद दी है और साथ ही इनके अस्तित्व पर मंडराए खतरे को भी खत्म कर दिया है। तो योगी सरकार की तरफ से प्रयास इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि शरणार्थियों को मदद मिल सके, उनके आर्थिक हालात पहले से बेहतर हो सके, उनके सिर पर छत हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले त्योहारों और कार्यक्रमों को देखते हुए योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके चलते राज्य के सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 4 मई तक के लिए रद्द कर दी गई है। देखिए। इन दिनों यूपी सरकार एक्शन मोड में है, जिसके चलते सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है। यूपी में ऐसा ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल यूपी में आने वाले त्योहार और कार्यक्रमों को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी सरकार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 4 मई तक के लिए रद्द कर दी है। इतना ही नहीं, अगर कोई भी कर्मी छुट्टी पर है तो उसे 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, ताकि वो अपनी ड्यूटी को जल्द से जल्द दोबारा ज्वाइन कर सके। यूपी सरकार ने ये कदम त्योहारों पर शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। सीएम दफ्तर की ओर से जानकारी में कहा गया कि एसएचओ, सीओ और जिला पुलिस प्रमुखों से लेकर जिला अधिकारी, संभागीय आयुक्त तक सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से 4 मई तक के लिए रद्द की जाती है। जो लोग छुट्टी पर हैं वो सभी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें। सीएम योगी ने आने वाले दिनों में त्योहारों को देखते हुए ये आदेश जारी किया है। तो त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनी रखे, इसको लेकर ये बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब यूपी में बिना अनुमति के कोई जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला यूपी की योगी सरकार ने लिया है। अब आयोजकों को पहले इसके लिए परमिशन लेनी होगी। देखिए। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब बिना अनुमति के कोई भी जुलूस और धार्मिक यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। आयोजकों को इसके लिए परमिशन लेनी होगी। साथ ही आयोजकों को जुलूस के दौरान शांति और सौहार्द से जुड़ा एफिडेविट भी देना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि धार्मिक जुलूस की अनुमति उन्हीं आयोजनों को दी जाए जो पारंपरिक हों। नए आयोजनों को अभी अनुमति न दी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम ऑफिस की ओर से ट्विटर पर इस आदेश की एक कॉपी भी जारी की गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में रामनवमी से लेकर अलग अलग राज्यों में धार्मिक जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम में हिंसा को लेकर मामले सामने आए। हालांकि यूपी में अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन राज्य सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है। योगी सरकार की तरफ से कई बड़े कदम इसीलिए उठाए जा रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था को आने वाले दिनों में जो त्योहार आने वाले हैं उस दौरान बनाया रखा जा सके। अब देखना होगा कितना लाभ मिलता है इन नए आदेशों का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने इंदौरा के दौरे के दौरान कुछ खास घोषणाएं की, कुछ सौगातें दी हैं। इनमें बड़ी सौगात है 161 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है।
साथ ही साथ एक जनसभा को भी इस मौके पर मुख्यमंत्री की तरफ से संबोधित किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदौरा में 161 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। विकास की गति तेजी से इस विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, सीएम ने ऐसे कहा। सीएम ने कहा कि जनता के बीच बार बार वो आना चाहते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वो नहीं आ सके। अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। राहत की बात है कि हिमाचल में कोरोना के केस अब भी कम हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं बनाई होती तो बहुत मुश्किल होती। कोरोना से जान बचाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नसीहत नहीं बल्कि सीखने की प्रवृत्ति डाले। कोरोना काल में भी जब प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से बात कर वैक्सीन तैयार करवाई, तब भी टीका टिप्पणियां की गई। और जब पूरे देश को वैक्सीन लगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी वैक्सीन के लिए आगे आकर कोरोना से अपना बचाव किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को कोरोना से बचाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रदेश में जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ लोगों का समर्थन और प्यार मिल रहा है। इससे तय है कि आने वाले समय में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो कोरोना का रहा बहाना और विपक्ष पर किया गया सीधे तौर पर निशाना। जी हां, जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने कोरोना काल में वो भूमिका नहीं निभाई जिसे सकारात्मक कहा जा सकता था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चार धाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन के विभाग के साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम बैठकें की हैं और इस यात्रा के सफल संचालन को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। इससे संबंधित सभी तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। पिछले साल 17 और 18 अक्टूबर को आपदा आई थी, जिसकी जानकारी हमें पहले ही मिल गई थी और हमने अच्छे से तैयारी की थी, जिससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आगे भी कोई ऐसी घटना न हो, इसे लेकर बैठक की गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 3 मई से होगी। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे और 6 मई को बाबा केदार के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोले जाएंगे। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा का सफल संचालन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। शासन और प्रशासन की तरफ से यात्रा मार्गों समेत मंदिरों में हर व्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सरकार का संदेश देश भर में बेहतर जा सके। इस बार चार धाम यात्रा को लेकर कयास ही लगाए जा रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि तैयारियां कितनी मुकम्मल रहती हैं और चार धाम यात्रा के लिए आए गए श्रद्धालुओं को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होती, क्योंकि फिलहाल तक प्रशासन के दावे हैं कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनावों को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कई मुद्दों पर मीडिया से खुलकर बातचीत की है। देखिए। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में बीजेपी की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि गुरुग्राम में 2 लोकसभा से फीडबैक लेना था, जिनमें 1 से लिया गया है जबकि 1 बाकी है। साथ ही सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक और महेंद्रगढ़ लोकसभा के नेताओं और इलेक्शन इंचार्ज के साथ हिसार में बातचीत की गई। इसके अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला लोकसभा का फीडबैक लेने का काम चल रहा है। साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, हम ट्रिपल इंजन सरकार का विषय भी उठाएंगे। पढ़े लिखे स्थानीय निकाय हो, इस नाते से हम काफी पहल कर रहे हैं। चुनाव सिंबल पर लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमेटी इस पर निर्णय लेगी। एसवाई और चंडीगढ़ को लेकर पंजाब से चल रहे विवाद पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि दोनों हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण हैं। हरियाणा सरकार का अधिकार है कि वो कोर्ट जाए और इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यायालय का रुख करे। चंडीगढ़ के मसले पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा इस मुद्दे पर एक है और हमारी कोशिश भी जारी रहेगी कि हमारा हक बना रहे। तो अब बीजेपी डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार का दावा कर रही है। देखना होगा कितना फायदा मिलता है ट्रिपल इंजन के इस नारे का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। करनाल पहुंचे आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसे, साथ ही हरियाणा में 90 सीटों पर जीत का दावा किया। करनाल में आम आदमी पार्टी का पहला उत्तरी जोन हरियाणा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें उत्तरी हरियाणा के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, इसके अलावा अशोक तंवर और अनुराग ठांडा मौजूद रहे।
सांसद सुशील गुप्ता ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने बताया कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हरियाणा में संगठन को इतना मजबूत बनाना है कि चाहे आंधी तूफान आ जाए कोई भी विपक्षी दल इसे हिला ना पाए। साथ ही हरियाणा के प्रभारी और सांसद सुशील गुप्ता ने हरियाणा में 90 सीटों पर जीत दर्ज करने का भी दावा किया। इसके अलावा निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर गुप्ता ने कहा कि पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार डर रही है और चुनाव नहीं करवा रही, खुद ही कोर्ट में जा रही है। एसवाईएल के मुद्दे पर सुशील गुप्ता ने कहा कि यह हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। 2024 में सरकार हमारी आ रही है और 2025 में हम एसवाईएल का मुद्दा हल करके दिखाएंगे। ये हमारा वायदा नहीं बल्कि गारंटी है। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। पंजाब में मिली प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब से सटे तमाम राज्यों में एक्टिव मोड में आ गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, सोनीपत की बात करेंगे। सोनीपत के गांव सिसाना में स्थित आयु फार्म नाम की एक डेयरी में उस समय सनसनी फैल गई जब सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ अन्य विभागों के कर्मचारी फैक्ट्री में पहुंचे और वहां पर चल रहे तमाम कार्यों का जायजा लिया गया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में चल रहे अवैध कार्यों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम लगातार दबिश दे रही है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग टीम ने सोनीपत के गांव सिसाना में आयु फार्म नाम से एक डेयरी उत्पाद की फैक्ट्री पर दबिश दी। टीम को सूचना मिली कि यहां दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट की जा रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम फूड सेफ्टी विभाग के साथ मौके पर पहुंची। सभी उत्पादों के सैंपल लिए गए। टीम ने बिजली विभाग, प्रदूषण विभाग और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया। सभी विभागों के अधिकारी फैक्ट्री में जाँच कर रहे हैं। आज खरखोदा टाउन के सिसाना गांव में आयु फार्म में ज्वाइंट संयुक्त टीम है, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, सीआईडी और फूड सेफ्टी टीम। यहाँ पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जी हाँ, ये गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हो रही है। जी हाँ। मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री में हर पहलू पर जांच की जा रही है। प्रयास इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि आम जनता तक खाने पीने का जो सामान पहुंच रहा है उसमें मिलावट ना हो, क्योंकि यही मिलावटी सामान जब आम जनता के घर पहुंचता है तो अपने साथ बीमारियां लेकर आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा है। क्या मांगे हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा सोनीपत इकाई ने मिनी सचिवालय के सामने पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर किसानों ने कहा कि उनका प्रोटेस्ट सभी जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की सोनीपत इकाई द्वारा मांग की गई कि किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे सरकार वापस करे और साथ ही एमएसपी को लेकर कमेटी गठित जो की गई है उस वादे को भी जल्द पूरा करे। इसके अलावा इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को शामिल करने की भी मांग उठाई गयी। 3 मांगे हैं आज की। एक तो किसानों पर जो मुकदमे बनाए गए वो सारे वापिस हों। एमएसपी की जो कमेटी आज तक नहीं बनाई है उस कमेटी का गठन तुरंत और किसान संयुक्त मोर्चे के सदस्य उसमें शामिल किए जाएं। और जो फसलें बर्बाद हुई हैं और अभी भी बर्बाद हो रही हैं गर्मी के कारण, मौसम के कारण, उसके ऊपर 700 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने अलग अलग मौसम में खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए प्रति क्विंटल 700 रुपये बोनस देने की डिमांड सरकार के सामने रखी और मुख्य 3 मांगों को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। तो किसानों की तरफ से ये पूरा प्रदर्शन किया गया है और हरियाणा में गेहूं पर बोनस की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि इस बार उम्मीद के मुताबिक पैदावार नहीं हुई क्योंकि मौसम ने साथ नहीं दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोनीपत में पहले तो 2 पक्षों के बीच एक झड़प हुई। इस झड़प के बाद एक पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। ये पूरा मामला क्या रहा है, 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सोनीपत के पारकर सोसाइटी में पहले तो 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। झड़प में कई लोग घायल हुए जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। वहीं दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। गुस्साए लोगों ने चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। नेशनल हाईवे पर जाम लगते ही वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गयी। वाहन चालकों को भी इसके कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लिहाजा गुस्साए लोगों को शांत करवाने के लिए मौके पर सोनीपत जिले के कई थानों की पुलिस पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गुस्साए लोगों को शांत करवाया और फिर जाम खुलवाया।
गुस्साए लोगों का आरोप था कि दिन को हुई झड़प को लेकर एक शख्स ने अपने परिवार और अपने साथियों के साथ मिलकर हम पर हमला कर दिया। हमले में कई लोगों को गंभीर चोटें पहुंची हैं। पुलिस में शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से इसकी जांच नहीं की, जिसके चलते यह वारदात हुई। वहीं अब पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और इस झगड़े का असल दोषी कौन है, ये कब तक साफ होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नूह में एक बारूद की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। देखिए। नूह के शाह चौका गांव में बारूद की फैक्ट्री में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई। विस्फोट के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की जानकारी जैसे लोगों को लगी तो मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के लोगों ने बताया कि किस तरह विस्फोट से भीषण आग लगी और 10 से 12 लोग झुलस गए। बहरहाल पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी या फिर परमिशन के तहत। फिलहाल इस हादसे में हुए विस्फोटों से आसपास के लोगों में दहशत जरूर फैली है। रोजे के टाइम पे तरबूज लेने जा रहा था बाड़ी के अंदर, तो उस टाइम हादसा हो गया। उसमें भगा नहीं गया और लोग नहीं तुरंत। किस चीज़ का हादसा हुआ था? किस में हादसा हुआ? बम फैक्ट्री। बम फैक्ट्री। इसमें क्या चीज़ बनती थी? वही बम बनते थे। तो देखा आपने किस तरह से एक फैक्ट्री में आग लगी और वहां आसपास रहने वाले लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा। बहुत जरूरी है कि जांच हो और ये साफ हो पाए कि सुरक्षा मानकों का फैक्ट्री में खास ख्याल रखा गया या नहीं। तो इसी के साथ ही इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।